हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मीड के आत्म और तदात्म के सिद्धांत के बारे में, या इसको मीड्स की सोशल इंटरेक्शनिज्म या सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको मीड का सेल्फ या स्व का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आत्म का मतलब क्या होता है। आत्म का मतलब होता है आई, और तदात्म मी, मतलब इसके सिद्धांत को आई और मी का सिद्धांत भी कहा गया है। आई और मी का यहाँ पर हम इंग्लिश में अर्थ नहीं लेंगे। वैसे आई का मतलब होता है मैं, और मी का मतलब होता है मुझे। तो यहाँ पर आई और मी का जो मीनिंग है वो थोड़ा हटके है। आत्म, आई का मतलब आत्म, आत्म का मतलब व्यक्ति की आत्मा, आत्मा से संबंधित जो कि सभी जीवों के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर है। उसका विकास कैसे होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, इसी विकास को दिखाने के लिए हर्बर्ट मीड ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को आत्म व तदात्म का सिद्धांत कहा गया। इस विकास में व्यक्ति की सामाजिक अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो सामाजिक अंतःक्रिया व्यक्ति विभिन्न प्रतीकों और संकेतों को ध्यान में रखकर करता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत भी कहा गया है। अब सबसे पहले में हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में जान लेते हैं। हर्बर्ट मीड एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जन्म 1863 में अमेरिका में हुआ था। वो एक दार्शनिक भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे और समाजशास्त्री भी थे। उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था ये दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के अंतर्गत दिया था। प्रतीकात्मक सिद्धांत के जो संस्थापक थे उनमें से ही एक थे। वैसे प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो थ्योरी है उसके जनक है वो हर्बर्ट ब्लूमर है। बाद में जीएच मीड ने उस सिद्धांत में कुछ इम्प्रूवमेंट किया और अपने तरीके से उस सिद्धांत को व्यक्तित्व के विकास में लागू किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, 1934 में। तो ये 1934 में, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी मृत्यु हुई, मीड की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण 1931 में हुई, लेकिन पुस्तक 1934 में। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पुस्तक थी ये पुस्तक हर्बर्ट मीड ने नहीं लिखी थी, बल्कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य थे। जब वो क्लास में टीचिंग का काम करते थे हर्बर्ट मीड, तो उनके शिष्यों ने उनके नोट्स लेकर उस नोट्सों को क्रमबद्ध करके माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के नाम से पब्लिश किया था। इसीलिए पुस्तक मानी गई माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, और 1934 में इसको प्रकाशित किया था। तो ये पुस्तक हर्बर्ट मीड के नाम से प्रकाशित करवाई गई थी, इसीलिए इसके राइटर हर्बर्ट मीड माने जाते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का आधार क्या है? सव का मतलब सेल्फ, सेल्फ का मतलब आई, मतलब मैं। अब सव का मतलब क्या होता है? मैं का मतलब व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है। वैसे सव का प्रयोग आत्मा से लिया जाता है, परंतु हर्बर्ट मीड ने मनोविज्ञान में इस आत्म शब्द को या आत्मा शब्द को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया था, जो हम आगे जानेंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक हर्बर्ट ब्लूमर थे। जो हर्बर्ट मीड थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आई एंड मी थ्योरी किसकी है? तो ये आई एंड मी थ्योरी है, ये हर्बर्ट मीड की है। ये भी आ सकता है कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसका है? हर्बर्ट मीड का है। आत्म और तदात्म का सिद्धांत किसका है? हर्बर्ट मीड का है। महत्वपूर्ण अन्य का सिद्धांत किसका है? हर्बर्ट मीड का है। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। अब आई क्या है, मी क्या है, आत्म क्या है, तदात्म क्या है, महत्वपूर्ण अन्य मतलब सिग्निफिकेंट अदर्स, ये क्या है, इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। जब आप बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इनसे भूमिका आप बना सकते हैं। इसके पश्चात आप देखिएगा, मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत दिया था उसको 4 अवधारणाओं के माध्यम से स्पष्ट किया था। तो मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत को मीड ने 4 अलग अलग भागों में बांटा था। सेल्फ, सेल्फ इंट्रैक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, मीनिंग ऑफ सिंबल। देखिए यहाँ पर क्या है, सेल्फ का मतलब स्व क्या है, किसको उन्होंने स्व माना है। अब ये जो स्व है, सेल्फ है, ये हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया या आत्म तदात्म के सिद्धांत की धुरी है। मतलब इसी को आधार मानकर, इसी को धुरी मानकर जो हर्बर्ट मीड है उन्होंने अपना सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। और ये जो हर्बर्ट मीड ने सिद्धांत दिया अपना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। भी एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है और पैदा होने के पश्चात वो धीरे धीरे किस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है,
कैसे वो समाज से अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। अब अंतःक्रिया क्या होती है, हमने इससे पीछे वीडियो में आपको ये बता दिया था। अभी अंतःक्रिया का मतलब जब समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संपर्क में आते हैं और किसी भी उद्देश्यपूर्ण वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और प्रभावित करते भी हैं, तो वो अंतःक्रिया कहलाती है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, जो बात मैं आप बताना चाहता हूँ आपको वो आप सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये अंतःक्रिया हो रही है। तो हर्बर्ट मीड ने कहा था कि शव है वो अंतःक्रिया के माध्यम से उसका विकास होता है। बच्चे का विकास अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। वो कैसे होता है हम आगे जानेंगे डिटेल में। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला शव, दूसरा शव अंतःक्रिया बी, वो जो शव है वो आत्म है, वो दूसरों के साथ या किसके साथ अंतःक्रिया करता है और वो कैसे अंतःक्रिया करता है। तीसरा है शव का विकास, उस शव या आत्म का विकास कैसे हुआ। और प्रतीकों का क्या अभिप्राय है यहाँ पर, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है इसमें प्रतीकों का क्या मीनिंग है। तो ये 4 भागों में बांटकर इस सिद्धांत को दिया गया है और इसका अध्ययन हम करेंगे। तो आपको भी इसी तरह से जब लेंथी क्वेश्चन लिखोगे तो एक एक भाग का अलग अलग वर्णन करना होगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं शव या सेल्फ क्या है। तो देखिएगा कि जब कोई भी चीज़ है वो या तो पब्लिक होगी या फिर वो प्राइवेट होगी या फिर वो पब्लिक होगी। पब्लिक जो सभी के सामने होती है। तो ये जो शव है व्यक्ति का, ये जो आत्म है, ये जिसको हम आई या सेल्फ के नाम से जानते हैं, ये सार्वजनिक नहीं है, ये प्राइवेट है, निजी है और ये परिवर्तनशील है, इसमें चेंजेबल है, चेंजेस होते रहते हैं। अब शव के हमने अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। आप इस फर्स्ट में इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करके एक स्टेंजा बना सकते हैं। तो देखिएगा, पहले शव प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत की धुरी है। शव का मतलब आत्म, आत्मा के समान है, जैसा हमने आपको पहले बताया कि हर्बर्ट मीड ने इसे आत्म के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में लिया था, परंतु मनोविज्ञान में इसको थोड़ा उल्ट फेर करके इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। अब शव का मतलब यहाँ पर सेल्फ का मतलब आई, इसका मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बारे में आप सोचिएगा। एक जब बच्चा होता है तो वो बिल्कुल विशुद्ध होता है, आत्म एकदम शुद्ध या विशुद्ध होता है, वो किसी तरह से दूषित नहीं होता है, वो समाज या दुनिया या फिर जाति धर्म के रंग में रंगा हुआ नहीं होता है। मतलब वो आत्म, वो बच्चा, उसे समाज का नॉलेज नहीं है, उसे जाति धर्म का पता नहीं है, उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो इन सब चीज़ों से संबंधित नहीं है। तो सब आत्म के समान होता है, हर्बर्ट मीड के सिद्धांत की धुरी है और वो दुनिया से असंबंधित है, परंतु वो अत्यंत सहज और आवेश युक्त होता है। आवेश युक्त का मतलब उसमें भावनाएं होती है। वो आवेश युक्त अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे छोटा बच्चा है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोने भी लग जाएगा, उसके इंजेक्शन लगाया तो एकदम रोएगा, और माँ ज्यों ही उसको दूध पिलाने लगेगी वो एकदम शांत हो जाएगा। इसका मतलब आवेश युक्त है। हर्बर्ट मीड ने कहा ये सृजनात्मक सावयव है। सब क्या है, सृजनात्मक सावयव है। सृजनात्मक का मतलब, सावयव का मतलब एक शरीर है, सृजनात्मक जो क्रिएटिव है, जो कुछ नया करने की सोचता रहता है। जैसे बच्चे का दिमाग है, वो विकसित हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहा है और उसके हिसाब से वो उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं और सृजनशील होता है सब। ये निरंतर क्रियाशील रहता है, निष्क्रिय नहीं रहता है। शव स्वयं से ही अंतःक्रिया करता है। अब जो शव है आत्मा, वो किससे अंतःक्रिया करेगा, वो स्वयं से, खुद से आत्म क्रिया करेगा, अंतःक्रिया करेगा। जैसे उसने किसी चीज़ को बाहर देखा, वो उसके दिमाग तक पहुंची और फिर वो खुद अपने से ही बातचीत करेगा, अपने से ही अंतःक्रिया वो करेगा और मूल्यांकन करेगा भी ये चीज़ क्या है, इसका किस तरह से यूज करना है, या ये लाभदायक है या हानिकारक है, उसे अच्छी लगती है या नहीं लगती। मतलब वो खुद से अंतःक्रिया करेगा। खुद से अंतःक्रिया कैसे करेगा, जैसे समाज के मूल्य आदर्श मानक होते हैं, लोग जैसे कोई माँ की भूमिका निभा रहा है, कोई पिता की भूमिका, इसे परिस्थिति और भूमिका होता है। ये सारी चीज़ें बच्चा देखता है, वो आत्म के अंदर जाएगी उसके। फिर आत्म स्वयं मूल्यांकन करेगा। सब खुद, सब का मतलब आत्म, वो खुद मूल्यांकन करेगा भी ये क्या काम कर रहे हैं, ये कौन है। जैसे किसी छोटा बच्चा है, उनसे आप पूछते भी हैं आपको घर में सबसे प्रिय कौन है, तो वो किसी न किसी का नाम जरूर लेगा, मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, किसी न किसी का नाम जरूर लेगा। नाम क्यों, वही प्रिय क्यों लगे, क्योंकि उसका व्यवहार, उस खुद बच्चे के प्रति व्यवहार उसको अच्छा लगा। अच्छे कैसे लगा, जब वो उसे प्रेम करते हैं तो वो बातें उसके माइंड में जाती है और वो आत्म मूल्यांकन करता है भी ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। तो बाह्य जगत के मूल्यों,
आदर्श मानक आदि जब शव तक पहुंचते हैं तो वही उनका मूल्यांकन करता है। इसके पश्चात आगे देखिएगा, यह इन मूल्यों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। जब ये समाज के मूल्य उस तक पहुंचे तो हो सकता है वो उन मूल्यों को पूरी तरह से स्वीकार कर ले, वो आत्म उसको पूरी तरह से स्वीकार कर ले, और जब वो मूल्यांकन करे तो ये भी हो सकता है वो सिरे से नकार दे उनको, या फिर वो आंशिक रूप से उनको स्वीकार कर ले। बड़ों में भी ऐसे होता है। और जब जो यदि पूरी तरह से इसको अस्वीकार कर दे तो हो सकता है इस तरह के व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाए, जिससे नई नई खोजों का आविष्कार या नई नई खोजें होती है। सब की इन मूल्यों, आदर्शों, परिस्थितियों या भूमिकाओं के मध्य में अंतःक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये अंतःक्रिया सदैव चलती रहेगी। तो इसके आधार पर आप शव के बारे में बता सकते हैं भी शव क्या चीज़ है। शव मीड के सिद्धांत की धुरी है, आत्म के समान है, विशुद्ध रूप है, दुनियादारी से दूर है, ये खुद से ही अंतःक्रिया करता है, सृजनशील है, क्रियात्मक है, निरंतर अंतःक्रियाएं चलती रहती है, और उसी अंतःक्रियाओं के माध्यम से समाज के मूल्य, आदर्श, नियम है उनको वो देखता है और मूल्यांकन करता है, और उसी के अनुसार अपने आप को ढालता है, और जिससे उसकी पहचान बनती है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, शव की अवस्थाएं कौन कौन सी है, शव या आत्म की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो देखिएगा, शव को दो भागों में बांटा हर्बर्ट मीड ने, या व्यक्तित्व विकास के दो चरण हैं, दो स्टेजेज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, ऐसा हर्बर्ट मीड का मानना है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, एक आई और एक मी। आई को उन्होंने आत्म कहा है और मी को उन्होंने तदात्म में कहा है या तदात्म कहा है। आई का मतलब हिंदी में कहेंगे तो मैं और मुझे। देखिए एक ही बात है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हर्बर्ट मीड के आई और मी थ्योरी को समझाइए, या मैं और मुझे सिद्धांत को समझाइए, या आत्म और तदात्म के सिद्धांत को समझाइए। तो हम पहले दो अवस्थाओं में शव का विकास कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला देखिएगा, दो अवस्थाएं कौन कौन सी है, व्यक्तित्व विकास के दो चरण कौन कौन से हैं। तो पहला हम आत्म के बारे में जानेंगे। आत्म, जैसे कि हमने पहले कहा था, एक छोटा बच्चा है जो कि दुनियादारी से दूर है। तो ये आत्म है, ये बच्चा दुनिया में जन्म लेगा तो वो उसका जो पहली अवस्था है वो आई कहलाएगी, मैं कहलाएगा। मैं का मतलब स्वार्थ, केवल अपने तक सीमित, दुनिया अपने तक सीमित। अब छोटे बच्चे की ये विकास की प्रथम अवस्था होती है। आई है वो एक जैविकीय पक्ष है, वो बायोलॉजिकल है, मतलब वो केवल जीव तो है परंतु वो सामाजिक नहीं है। समाज के मूल्यों, आदर्शों, नियमों, परंपराओं, परिस्थितियों, भूमिकाओं आदि को वो नहीं जानता। उन चीज़ों से, दुनियादारी से, धर्म, जाति से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह सहज और आवेग युक्त होता है, विशुद्ध होता है, धर्म जाति से असंबंधित है, इन चीज़ों का उन्हें कोई पता नहीं है। वो डंके की चोट पर रहना पसंद करता है, इसका मतलब दबंग होता है। वो जो उसे चाहिए वो उसे चाहिए। जैसे हम देखते भी हैं कि छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों से चीज़ छीन कर भाग जाते हैं, तो उन्हें ये मालूम नहीं कि ये दूसरे के छीनते नहीं है, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है। वो डंके की चोट पर, मतलब वो ये सोचते हैं सारी चीज़ें, ये चीज़ें हैं वो केवल हमारे लिए हैं। समाज की वस्तुएं, व्यक्ति उनके लिए अर्थहीन है, वो उसे नहीं जानते। वस्तुओं में और व्यक्तियों में वो कोई भेद नहीं कर पाते इस प्रारंभिक अवस्था में। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे कई बार क्या होता है, गुड्डे या गुड़िया उनके साथ खेलते हैं तो उनको वही जैसे उसके मम्मी पापा उसके साथ व्यवहार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं भी। उसको सुलाने का उसी तरह सुलाने की कोशिश करते हैं, उसको नहलाने की कोशिश करते हैं, दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं ये और मैं एक ही जैसा हूँ, मतलब वो वस्तु में और व्यक्ति में अंतर नहीं कर पाते। इस अवस्था में न ही वो अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनमें अंतर कर पाते हैं। तो नवजात शिशु है वो शव होता है, आई होता है। वो मनमानी क्रियाएं करता है, जो मन में आता है वही वो क्रियाएं करेगा। सभी व्यक्ति और वस्तुओं को समान समझता है या उसमें कोई अंतर वो नहीं करता है, सभी उसके लिए बराबर है। अब समय के साथ साथ जब अंतः क्रिया करेगा तो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, फिर वह स्वयं दूसरों में अंतर स्थापित करना शुरू कर देता है। जैसे हमने बताया, छोटा बच्चा है वो खिलौने के साथ खेलता है, उसे एक बच्चा समझता है, परंतु बार बार उसके साथ जब वो अंतः क्रिया करता है और उधर से कोई रिएक्शन नहीं आती,
तो वो समझने लगता है कि मम्मी पापा मेरे साथ कुछ खेलते हैं तो मैं रिएक्ट करता हूँ, परंतु ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब निरंतर क्रियाशील है ना, वो सृजनशील भी है। और फिर वो धीरे धीरे अंतर करना शुरू कर देता है, भी इस खिलौने में और मेरे में कुछ ना कुछ अंतर है। जब वो ये अंतर करना शुरू कर देता है तो यहाँ से द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। और द्वितीय चरण कौन सा है? व्यक्तित्व विकास का दूसरा चरण कौन सा शुरू हो जाता है? मी या मुझे की शुरुआत होती है। अब दूसरे चरण में क्या होता है, देखिए, ये व्यक्तित्व के विकास की द्वितीय और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो सब है उसका चेतन काम करने लग जाता है, वो सामाजिक पक्ष हो शुरू हो जाता है इसका। तो आई है ये व्यक्ति का जैविक पक्ष है, मतलब वो जीव के समान है, समाज से संबंधित नहीं है। जबकि जो मी है वो एक सामाजिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष कैसे है कि अब व्यक्ति जो बच्चा है यहाँ पर उसने वस्तु और व्यक्ति में अंतर करना शुरू कर दिया, वो समझने लगा, तो अब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, समाज के मूल्यों को, नियमों को, आदर्शों को वो देखता है। और जब वो उनको देखता है तो वो फिर उनसे कुछ सीखता है, समाज के मूल्यों और आदर्शों, भूमिकाओं का मूल्यांकन करता है। क्योंकि जब समाज की ये चीज़ें, समाज के मूल्य, आदर्श, नियम उस सब के मस्तिष्क तक जाते हैं, उस व्यक्ति के मस्तिष्क तक जाते हैं, तो वो खुद से अंतःक्रिया करता है भी ये सही है या नहीं है। वो ये भी हो सकता है कि इन चीज़ों को स्वीकार कर ले, और ये भी हो सकता है इन चीज़ों को स्वीकार ना करें। तो इस तरह से इस अवस्था में जो दूसरे लोगों के विचार हैं, जो दूसरे लोगों के परिस्थितियां हैं, भूमिका हैं, वो व्यक्ति अपना बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब दूसरे लोगों के परिवार के सदस्यों को भूमिकाएं निभाते हुए देखता है, उनको कार्य करते हुए देखता है, और उनकी नकल करके बिल्कुल वैसे ही वो स्वयं काम करना शुरू कर देता है। तो दूसरों की अभिव्यक्तियों या मनोभाव अपने हो जाते हैं। इसका मतलब दूसरों की अभिव्यक्तियां थी वो खुद के हो गए। तो अब यहाँ पर क्या है, स्व समाजीकरण में वह आई या मैं से मेरा में बदलने की लगता है। अब देखिए, जब ये आई है, ये आई मी में बदलना शुरू हो जाएगा, मतलब मैं मुझे में या मेरे में बदलना शुरू हो जाएगा, आत्म तदात्म में बदलना शुरू हो जाएगा। ये किसके माध्यम से बदलना शुरू होगा? ये समाजीकरण के माध्यम से होगा। समाजीकरण का मतलब सीखना। और बालक कैसे सीखेगा? सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखेगा। अंतःक्रियाएं कैसे करेगा? वो विभिन्न संकेतों के माध्यम से करेगा। संकेत क्या हुआ? जैसे हंसी के संकेत, खुशी के संकेत, या बहुत ज़्यादा हम खुश हैं तो इसका मतलब, हंस रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, चेहरा लटका हुआ है तो वो संकेत किसका? कोई न कोई इसके दुख है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इन संकेतों के माध्यम से अंतःक्रिया करके समाजीकरण के माध्यम से आई से मैं में परिवर्तन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो सब है, ये सब पीछे हमने किया था, यहाँ पर क्या होता है, इसके पश्चात यहाँ हमने इसके विकास के चरण भी बताए हैं, सब की अवस्थाएं बताई है। दो अवस्थाएं, आई और मी। आई नवजात बच्चे क्या होता है, जिसका अपना कोई समाज से संबंधित नहीं होता है, वो व्यक्ति वस्तु में अंतर करना नहीं जानता। और मी मुझे उससे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से समाजीकरण बनने की प्रक्रिया में दूसरा चरण है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मीड के जो अंतःक्रिया के सिद्धांत है, इसके दूसरे जो स्टेप है वो सेल्फ इंट्रैक्शन, मतलब सब अंतःक्रिया कैसे करता है। तो सब अंतःक्रिया कैसे करेगा? वो खुद से अंतःक्रिया करेगा। जब बाह्य जगत के विचार, मूल्य, आदर्श, मानक, परिस्थिति, भूमिका सब तक पहुंचते हैं, तब सब व बाह्य जगत के बीच में अंतःक्रिया व तर्क वितर्क होता है, वाद विवाद होता है। बाह्य मूल्य है उनके साथ वाद विवाद होता है। इस अंतःक्रिया की प्रक्रिया में सब के प्रतीकों का आकार बढ़ता जाता है। प्रतीक का मतलब देखिए, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो अंतःक्रिया है वो प्रतीकों के माध्यम से होगी। और शुरू में बच्चा कम अंतःक्रिया क्यों करता है? क्योंकि प्रतीक नहीं है उनके पास, संकेत नहीं है, इशारे नहीं है जिनसे समझ के वो अंतःक्रिया कर सके। अब वो प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया होगी, तो अब जो जो वो अंतःक्रिया करता जाएगा, प्रतीकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यहाँ वह विभिन्न भूमिकाओं को आंतरिकृत करता है, मतलब ग्रहण करता है, और उसी अनुरूप व्यवहार करता है। दूसरे लोगों को देखकर उनके मूल्यों, आदर्शों को सीखता है और उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। अतः इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और उसकी स्वयं की पहचान बनती है। अब व्यक्ति जैसी भूमिकाएं ग्रहण करेगा,
जैसे वो कार्य करेगा वैसी उसकी पहचान बनेगी। कई बार छोटे बच्चों को हम कहते हैं बड़ा मेहनती है, बड़ा आज्ञाकारी है। इसका मतलब उन्होंने वही भूमिकाएं ग्रहण की है, उन्होंने वही मूल्य ग्रहण किए हैं। और अंतःक्रिया के दौरान ये भी हो सकता है कि वो मूल्यों को नकार भी दे पूरी तरह से। बड़ों में भी ये चलता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राजा राम मोहन राय थे, उनसे पूर्व भी सती प्रथा चलती थी, उसके समय में भी सती प्रथा का प्रचलन था। परंतु जब उनके बड़े भाई मोहनलाल की जो मिसिस थी, उनका जब देहांत हुआ और उसको जब साथ में सती किया जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी, तो जो ये विचार राजा राम मोहन राय के शव तक पहुँचे, तो उस शव ने इन विचारों मूल्यों को एकदम से नकार दिया। और जब इन विचारों मूल्यों को एकदम से उसके शव ने नकारा, तो उन्होंने बीड़ा उठाया इसको समाप्त करने का। इसीलिए हमने आपको पहले बताया था कि जब शव है वो सामाजिक मूल्यों, विचारों या आदर्शों को पूरी तरह से नकार देता है, तो वो एक अलग ही व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है। इसका मतलब ये होगा कि वो या तो वैज्ञानिक बनेगा या कुछ नई खोज करेगा। जैसे हम भगत सिंह और लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भगत सिंह और लक्ष्मीबाई थे, उनसे पहले भी अंग्रेजों के गुलाम थे हम, उनके दौरान भी थे, लेकिन वो दो ही क्यों जागे? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार थे, पीड़ा थी, उनका जो उत्पीड़न था, उन्होंने उनके शव तक ये बात पहुंची, और शव का मतलब आत्मा तक ये बात पहुंची, और उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया और उसके विरोध में खड़े हो गए, और एक अलग व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आए, उनकी अलग पहचान बनी। इसका मतलब सामाजिक मूल्य हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेंगे और व्यक्ति उनके मूल्यांकन करता है भी, ये सही है या गलत है। वो उसको सिरे से नकार भी सकता है और वो उनको पूरी तरह से स्वीकार भी कर सकता है, और उसी से उसकी पहचान बनती है। कई व्यक्ति बहुत डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, इसका मतलब उन्होंने वही चीज़ें आंतरिकृत की है, वही चीज़ें सीखी है। और कई बहुत निडर होते हैं, दबंग होते हैं, जिन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। इसका मतलब उन्होंने वो चीज़ें सीखी है, वही आंतरिकृत उन्होंने की है। इसका मतलब व्यक्तित्व के विकास में अंतः के शव की अंत्यक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बात हर्बर्ट मीड बता रहे हैं। मीड का स्पष्ट मानना है कि संचार के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भूमिकाओं को अपने ऊपर लादता है। संचार का मतलब, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो ये संचार ही तो है। अब संचार के माध्यम से हम अंत्यक्रिया करते हैं, भाषा या संकेतों के माध्यम से या हाव भाव से हम अंत्यक्रिया करते हैं। और फिर दूसरे व्यक्ति की भूमिका, मतलब वो कैसी भूमिका निभा रहा है, वो अपने ऊपर लाद लेते हैं। जैसे कोई टीचर आपको बढ़िया पढ़ाता हुआ मिलता है, आपके माइंड को वो चीज़ अच्छी लगती है। किसी को कोई टीचर पढ़ाता हुआ अच्छा लगेगा, किसी को कोई अच्छा लगेगा, और वो बच्चा सोचता है कि मैं भी ऐसा ही बनूं, और वो ऐसी नकल करनी वो शुरू कर देता है। इसका मतलब उसके दिमाग में वो बातें गई, दिमाग ने बाहरी समाज की जो बातें थी उनके साथ अंतःक्रिया की, उसका मूल्यांकन किया और वो भूमिकाएं अपने ऊपर लादने का मतलब ग्रहण कर लेता है। इसी को मीड सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। भी सामान्यीकृत अन्य क्या है, 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब व्यक्ति अंतःक्रिया के माध्यम से दूसरे लोगों की भूमिकाएं ग्रहण कर लेता है और उसी के अनुसार वो भूमिकाएं निभाना शुरू कर देता है, तो उसी को सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। धीरे धीरे शव की अंतःक्रिया का दायरा बढ़ता जाता है। जो जो अंतःक्रिया करेगा वैसे संकेत तो अधिक सीखेगा। संकेत का मतलब क्या हो, जैसे हम आंखों से इशारा कर रहे हैं, डोळे ऊपर चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हालचाल पूछ रहे हैं हम। हाथ गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब हम मना कर रहे हैं किसी काम के लिए। हाथ से इशारा करके अपने पास बुला रहे हैं, इसका मतलब वो बुलाने का संकेत हो गया। और हम 2 उंगलियां ऊपर हवा में लहरा रहे हैं, इसका मतलब विजय, ये संकेत विजय का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। यदि हम अंगूठा और उंगली मिलाकर 0 का निशान बनाते हैं, इसका मतलब ओके का निशान है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सामान्य बहुत जो जो बच्चा अंतःक्रिया करता जाएगा, उसके जो बड़ा होगा, शव की अंतःक्रिया का दायरा बढ़ता जाएगा, और वो उसके प्रतीकों या अनुभव के भंडार में वृद्धि होती जाएगी। मतलब प्रतीक या संकेत जो हैं उन अंतःक्रिया के, उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। अब ये अन्य देखिए, हमने यहाँ पर सामान्यकृत अन्य वर्ड यूज किया है। अन्य क्या होता है ये आप ध्यान से समझिएगा कि एक तो आत्म या शव है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके अलावा जो भी होंगे वो सारे आदर्श होंगे, अन्य होंगे। मान लीजिए आप खुद हैं, आप खुद होंगे, आपके अलावा जो भी सारे लोग हैं वो अन्य होंगे। अब ये अन्य आदर्श है, ये 2 प्रकार के होंगे, महत्वपूर्ण अन्य, सिग्निफिकेंट आदर्श, और सामान्यकृत अन्य।
यहाँ पर हमने सामान्यीकृत अन्य लिया है। तो अब आप देखिएगा, महत्वपूर्ण आदर्श कौन से होते हैं? वे लोग जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, जिनके साथ व्यक्ति सबसे पहले अंतःक्रिया शुरू करता है और सबसे ज़्यादा अंतःक्रिया उनके साथ करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अपने लाइफ में कौन है? पहले मम्मी पापा, फिर परिवार के दूसरे सदस्य, पड़ोसी, दोस्त, अन्य रिश्तेदार, कोई भी जो उसके घनिष्ठ हो। मतलब महत्वपूर्ण अन्य वो होगा जिनका व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव होगा, और वो व्यक्ति बच्चा सबसे ज़्यादा अंतःक्रिया उन्हीं के साथ करेगा। अब इनके साथ बच्चा अंतःक्रिया करेगा और संकेतों और प्रतीकों को सीखेगा। फिर सामान्यकृत अन्य का मतलब ये हुआ, इनसे वो भूमिकाएं निभाना सीखेगा और उन भूमिकाओं को वो निभाना शुरू कर देगा। सामान्यकृत अन्य का मतलब वो होल सोसाइटी, सारे लोग, एल के लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ पर उन लोगों से वो भूमिकाएं ग्रहण करके ऐसी भूमिका अदा करने लग जाता है ताकि समाज उसे अच्छा कहे। अब यहाँ पर वो कोई भी काम करता है तो वो ये सोचता है कि सामान्यकृत अन्य का मतलब ये जो मेरे लोग हैं, इन लोगों को छोड़कर दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एल के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उनके अनुसार वो अपनी भूमिका अदा करने लग जाता है। तो इसी आधार पर संचार के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को की भूमिका को अपने ऊपर लाद लेता है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति है, ये अन्य लोगों की भूमिकाओं को अपने ऊपर लाद लेता है और उसी के अनुसार समाज में वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो इसको सामान्यकृत अन्य कहा गया। अन्य कौन? हमारे अलावा सारे अन्य। और सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण अन्य कौन से होंगे? जिनके हम क्लोजली रिलेटेड होंगे, जिनसे व्यक्ति क्लोजली रिलेटेड होगा, जिससे बच्चा घनिष्ठ रूप से संबंधित होगा और उनसे अंतःक्रियाएं करके वो भूमिकाएं निभाना सीखता है, भूमिका ग्रहण करता है, जिसको सामान्यकृत अन्य कहा जाता है। ये आपके क्लियर हुआ? इसके पश्चात हम देखते हैं अब अंतःक्रिया कैसे करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मीड के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है। इसका मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करेगा और दूसरा पहले को प्रभावित करेगा, जिसमें मनुष्य अंतः उत्तेजना व प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अंतः उत्तेजना का मतलब एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को कुछ कहा, मैंने पूछा कैसे हो, तो सामने वाला उत्तेजित होगा और उसने जवाब दिया हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। इसका मतलब दोनों के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया हुई। तो ये एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और प्रभावित डालते भी हैं, और अंतःक्रिया अंतः उत्तेजना के माध्यम से करते हैं। मीड में और मुझे सिद्धांत स्व या व्यक्तित्व विकास के लिए है। इसका मतलब मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत ये व्यक्तित्व विकास के लिए है। व्यक्तित्व विकास में अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और में अंतःक्रियाएं विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से होती है। समाज में अंतःक्रिया वो विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से होगी, इसलिए इस सिद्धांत को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहा गया है। अंतःक्रिया का वर्णन इस डायग्राम से स्पष्ट है। अब अंतःक्रियाएं देखिए क्या होती है। नंबर 1, अंतःक्रिया के अंदर उत्तेजना और जागरूकता होना जरूरी है। हमने किसी से कहा आप कैसे हैं, और उसने जागरूकता नहीं है तो वो हमें कोई जवाब नहीं देगा। और उत्तेजना का मतलब उसके अंदर एक उत्सुकता आएगी, इसने मुझे पूछा है मैं इसका जवाब दूं। तो ये जो अंतः के जागरूकता और उत्तेजना है, ये 2 प्रकार से हो सकती है। ये प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी आमने सामने बैठकर, जैसे हम क्लास के अंदर आमने सामने हैं, 2 दोस्त आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी होगी। सेकेंडरी का मतलब दूर बैठकर टीवी के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, जैसे हम अब जुड़े हुए हैं आपस में, तो इस हिसाब से ये दूर बैठकर होगी। अब दूसरे व्यक्ति को दूर बैठकर भी प्रभावित कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं भी कैसे हो, जवाब देगा हम बहुत बढ़िया हैं। फिर हम पूछेंगे अगले का हालचाल पूछेंगे, परिवार का हालचाल पूछेंगे, तो वो दूर बैठकर होगी। और इस दूर बैठकर भी हम जागरूकता और उत्तेजना के माध्यम से अंतःक्रिया कर सकते हैं। इसी तरह से 2 दोस्त आपस में पास बैठे बातें कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक अंतःक्रिया है। और प्राथमिक मतलब एक दूसरे को आमने सामने होकर जागरूकता और उत्तेजना के साथ वो अंतःक्रिया कर रहे हैं। अब ये अंतःक्रिया होगी, ये प्रतीकों के माध्यम से होगी। यहाँ पर आप समझिएगा, भाषा के माध्यम से। भाषा का मतलब ये हुआ, जैसे ही मैंने कहा गाय, आप एकदम से समझ गए भी हाँ गाय, पशु की तरफ आपका ध्यान जाएगा। मैंने कहा कॉलेज, तो आप एकदम तुरंत वो प्रतीक समझ गए। कॉलेज का मतलब बहुत बड़ी संस्था है जहाँ पर पढ़ाई का काम होता है। इस तरह से मैंने कहा जेल, इसका मतलब आपका ध्यान तुरंत जाएगा भी जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है।
तो इसका मतलब क्या होगा, ये अंतःक्रिया प्रतीक प्रतीक भाषा के रूप में हो सकते हैं, हंसी के रूप में, जैसे छोटे बच्चे को देखकर हम मुस्कुराएंगे तो वो भी अपने को देख रहे क्यूट सी स्माइल देगा, वो इस प्रतीक को समझ गया भी इसका मतलब सामने वाला खुश है, तू भी खुशी जाहिर कर। प्यार, गुस्सा, दुख, गुस्सा का मतलब आंखें चढ़ाना, आंखें लाल करना, तो उससे गुस्सा सामने वाले को देखकर हमें पता लग जाए भी बहुत गुस्से में है। हाव भावों से, तो इन सब के माध्यम से, इन सब का जो ये हंसी, प्यार, खुशी, गुस्सा, दुख ये दिखाया जाता है, ये प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता है, और उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया की जाती है। जैसे हम जा रहे हैं और रास्ते में दूसरा बाइक वाला हमें कोई मिलता है, हमने उनको देखकर थोड़ी सी स्माइल दी और सामने वाले में ही स्माइल दी, इसका मतलब दोनों खुश हैं, दूसरे एक दूसरे को जानते हैं, वो भी एक अंतःक्रिया हुई प्रतीकों के माध्यम से। तो इसके पश्चात तीसरी जो अवस्था आएगी इस सिद्धांत की, वह स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। स्व का विकास कैसे होगा, आत्म का विकास कैसे होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ है वो दो तरीके से होगा, एक तो थ्रू इंटरेक्शन और दूसरा थ्रू प्लेइंग रोल्स। अब कोई बच्चा कैसे सीखेगा, वो या तो अंतःक्रिया के माध्यम से। विकास कैसे होगा, जब वो प्रतीकों को सीखेगा। इन प्रतीकों को वो कैसे सीखेगा, या तो आपसी अंतःक्रिया के द्वारा सीखेगा या नकल करके सीखेगा दूसरों की, खुद वैसी भूमिकाएं निभाएगा। जैसे छोटे बच्चे टीचर्स की नकल करते हैं या फिर माता पिता की नकल करते हैं, आपस में दोस्तों की नकल करते हैं, तो नकल करने का मतलब वो वैसी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्व का विकास दो तरीकों से हो सकता है, अंतःक्रिया से और भूमिका ने। इसका मतलब हम कैसे सीख सकते हैं, विकास का मतलब सीखना, हम कैसे सीखेंगे, या तो दूसरों के साथ बातचीत करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम संकेत इशारे सब कुछ सीखेंगे, जब छोटा बच्चा है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, या फिर हम खुद वैसा रोल अदा करेंगे। तो अब देखिएगा, मीड के अनुसार स्व का विकास विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया करने और उसी अंतःक्रिया के आधार पर भूमिका ग्रहण करने और भूमिका निर्वाह करने से होता है। जैसे जैसे बच्चा विकास की अगली अवस्था में पहुंचता है, भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होने लगती है। इसका मतलब जो जो बड़ा होगा वो भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबी, प्रतीक ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा लोगों को वो जानने लग जाएगा, ज़्यादा संकेत या सिंबल्स प्रतीक है उनको जानने लग जाएगा, और वो भूमिका ग्रहण और भूमिका जो निर्वाह की प्रक्रिया वो जटिल हो जाएगी। प्रतीकों की सूची भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ज्यों ज्यों बड़ा होगा, ज्यों ज्यों अंतःक्रियाएं करेगा, वैसे वैसे सीखता जाएगा और प्रतीकों की सूची बड़ी होती जाएगी। इस प्रक्रिया में व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उसे समाज के मूल्यों, मानकों, आदर्शों, भूमिकाओं आदि को अपनाने लगता है। इसका मतलब व्यक्ति जिस समाज में रहता है वो वैसे ही मूल्यों को अपनाने लगता है, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को आंतरिक करता है, उन्हीं चीज़ों को सीखता है। जैसे यदि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर बच्चा है तो उसमें ओपननेस आएगी, खुलापन आएगा, क्योंकि वहाँ का मूल्य, आदर्श, मानक उसी जैसे हैं। और भारतीय समाज के अंदर यदि है, विशेषकर ग्रामीण समाज में, तो उसमें उतना खुलापन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के मूल्य, आदर्श, मानक, भूमिकाएं आदि अलग हैं, और बच्चा उन्हीं मूल्यों को सीखेगा, उन्हीं मूल्यों को सीखेगा और ऐसी भूमिकाएं निभाएगा। जैसे हम भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का एग्जांपल लेते हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि विशेषकर कॉलेज, स्कूल या कॉलेज में जो बेटियां या लड़कियां पढ़ने के लिए जाती है तो वो आमतौर पर सूट पहनती है, जबकि हम बड़े सिटीज़ के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर कपड़े, और वो भी बड़े मॉडर्न कपड़े वो पहनती है। इसका मतलब वहाँ गांव में वो क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि उन्होंने जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं वो मूल्य वहाँ पर नहीं है, वो आदर्श वहाँ पर नहीं है, वो संस्कृति वहाँ पर नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं सीखा वो चीज़, और वहाँ का समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। परंतु जिस शहर में वो बच्चे ऐसे पोशाक पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ का समाज उनको अलाउ करता है, वहाँ के मूल्य, मानक, आदर्श उसी तरह के हैं। तो इसका मतलब व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उसी समाज के मूल्य, मानकों, आदर्शों को वो सीखता है, उसका विकास उसी तरह से होता है। यही स्व के विकास की कहानी मीड के सिद्धांत की धुरी है। अब तक की जो हमने कहानी, स्व का विकास कैसे होता है, कैसे भूमिकाएं ग्रहण करेगा, कैसे अंतःक्रियाएं करेगा, तो ये जो कहानी है मीड के सिद्धांत की धुरी है। स्व का विकास 3 अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। प्रथम अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, यह बालक के खेल कूद के पूर्व की अवस्था है। अब यहाँ पर आप देखते जाइएगा भी, छोटा बच्चा 2 साल तक का बच्चा है, वो खेल से पूर्व की अवस्था है, वो एकदम से विशुद्ध है, वो कोई धर्म, जाति, दुनिया आदि को नहीं जानता, वो वस्तुओं से संबंधित नहीं है, वो
केवल आवेश युक्त व सहज रहता है, वह वस्तुओं और व्यक्तियों में अंतर भी नहीं जानता। अब यहाँ पर धीरे धीरे उसका जब समाजीकरण होता है, लोग अंतःक्रियाएं जब करता है, तो दूसरी अवस्था आती है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज 2 से 7 वर्ष तक की। इस अवस्था में बालक व्यक्ति व वस्तुओं को पहचानने और उनमें अंतर करने लग जाता है। वह विभिन्न प्रतीकों व भाषा को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक दूसरों की भूमिकाओं की नकल करने की स्थिति में आ जाता है। जैसे चोर पुलिस खेलने शुरू हो जाते हैं, उन बच्चे को पता लग जाता है भी चोर क्या होता है, पुलिस क्या होते हैं, चोर किस तरह से अपना भूमिका अदा करते हैं, पुलिस किस तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो इसका मतलब देख, छोटे बच्चों को आपने चोर सिपाही खेलते हुए देखा भी होगा। छोटे बच्चे हाथ की उंगली आगे करके पिस्तौल बनाकर टिश्क्यों टिश्क्यों गोली चलाने की भी आवाज़ वो निकालते हैं। इसका मतलब उन प्रतीकों को उन्होंने देखा है भी, पुलिस वाले इस तरह से यूज करते हैं। तो और वो डॉक्टर खेल खेल जो साथ वाले खिलाड़ी साथी होते हैं उनकी नकल भी करते हैं। कभी वो डॉक्टर की नकल करेंगे, जिसको भी कभी माता पिता की नकल करने लग जाएंगे, कभी अध्यापक की नकल करेंगे। इसका मतलब उन्होंने अंतःक्रियाओं के माध्यम से ये चीज़ सीखी है और भूमि की नकल करना शुरू कर देंगे। बच्चा खेल के दोस्तों की भूमिका निभाना या अपनाना शुरू कर देगा। वो सपने में दिन में हंसता है, सपने में यदि वो बात याद आ गई सपने में भी हंसने लगेगा और डर लगने पर रोना शुरू कर देगा। ये दूसरी अवस्था है सबके विकास की। इसके पश्चात तीसरी अवस्था 7 साल से ऊपर, इसको गेम स्टेज भी कहा जाता है। गेम स्टेज का मतलब ये होगा भी इसमें बालक खेल के दोस्तों के संपर्क में आता है, बालक परिवार के बाहर के लोगों के संपर्क में आता है। जितने भी लोग बाहर उनको मिलते हैं उन सब लोगों से वो बालक अंतःक्रिया करता है। इसीलिए और उन्हीं लोगों से वो भूमिकाएं, आदर्श, मूल्य, आंतरिकरण है वो शुरू कर देता है। जैसे जिस संगति में बालक रहता है, जिन लोगों के साथ बालक रहता है, उन लोगों के विचार, मूल्य, आदर्श उसके दिमाग तक पहुंचते हैं। और यदि वो उनको दिमाग मूल्यांकन के पश्चात सही साबित कर देता है, उनका सब सही मान लेता है, तो बच्चा उनके साथ रहेगा। और यदि सही नहीं मानता है तो वो उनके साथ नहीं रहेगा। अतः सबके विकास में बालक सामान्यीकृत अन्य, विशेषीकृत अन्य दोनों भूमिकाओं का निर्वाह या अंतरीकरण सीखता है। अब विशेषीकृत अन्य और सामान्यीकृत अन्य हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। अब चौथा है प्रतीकों का क्या अभिप्राय। ये लास्ट है, इसके 4 अवधारणाओं में इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया था। मीनिंग ऑफ सिंबल, प्रतीक क्या होते हैं। प्रतीक का तात्पर्य मीड मानते हैं भी इशारे या संकेत हैं। इशारे या संकेत हैं जब हम भौं चढ़ाते हैं, आंख मारते हैं, बाजू चढ़ाते हैं आदि गतिविधियां करते हैं। इसका मतलब हम सामने वाले को कुछ न कुछ समझाना चाहते हैं और सामने वाला भी उसको उसी अर्थ में लेगा। जैसे हम बाजू चढ़ाते हैं तो इसका मतलब लड़ाई के मूड में है और दूसरा इसी इशारे में लेगा। किसी को हम आंख दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं या आंख लाल होने का, इसका मतलब गुस्से में है बहुत ज़्यादा, तो सभी उसको समान अर्थ में लेंगे। तो प्रतीक का मतलब मीड का एक संकेत, इशारे हैं जिनका सभी समान अर्थ में जिसको लेते हैं, तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इन संकेतों को शव ने अंतःक्रिया के माध्यम से सीख लिया। शव या बच्चे की आत्मा ने इन संकेतों को अंतःक्रिया के माध्यम से सीख लिया। इन संकेतों का समाज विशेष के लोग समान अर्थ निकालते हैं। इन प्रतीकों का निर्माण भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ये जो प्रतीक है बनाए किसने हैं, व्यक्ति ने बनाए हैं और व्यक्ति ही अंतःक्रिया के द्वारा इनको सीखता है और व्यक्ति के द्वारा ही सिखाए जाते हैं। ये प्रतीक समाज व अंतःक्रिया का आधार है। यदि इन प्रतीकों को निकाल दिया जाए समाज से तो समाज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब भाषा निकाल दें, हम इशारे करें, ये निकाल दें, तो आपस में कोई संपर्क ही नहीं रहेगा, समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मीड कह रहे हैं ये प्रतीक समाज की अंतःक्रिया का आधार है और इसी से शव का विकास होता है। और शव है वो जो हर्बर्ट मीड है उनके सिद्धांत की धुरी या आधार है। इसके अभाव में अंतःक्रिया कल्पना नहीं की जा सकती। इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया करके व्यक्ति या शव का विकास होता है। इसका मतलब मीड व्यक्तित्व के विकास में शव के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनको 4 अवधारणाओं के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया था। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की आलोचना। यद्यपि मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ने शव या व्यक्तित्व विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
फिर भी विद्वानों ने इसकी निम्न आलोचना की है। पहला आदर्शवादी है मनोवैज्ञानिक। अब देखिए मीड का जो ये सिद्धांत है, ये आलोचक कहते हैं कि ये तो आदर्शवादी और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये समाजशास्त्र का सिद्धांत नहीं है। इसीलिए यह समाजशास्त्र के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र को यदि स्वतंत्र विज्ञान बनाना है तो इसके खुद के सिद्धांत होने चाहिए, और यह इसका खुद का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह तो मनोवैज्ञानिक और आदर्शवाद का सिद्धांत है। इसके पश्चात दूसरी आलोचना अचेतन मन की उपेक्षा। तो इसमें हम आलोचक ब्रिटने का मानना है कि मीड ने अपने सिद्धांत में, अपने विश्लेषण में आत्म या आत्म चेतन को अधिक महत्व दिया। उन्होंने अचेतन मन को कोई महत्व नहीं दिया, जबकि व्यक्ति के व्यवहार पर चेतन और अचेतन दोनों का प्रभाव पड़ता है। केवल व्यक्तिनिष्ठता पर बल, व्यक्तिनिष्ठ पर बल, पक्ष पर बल। आलोचकों के अनुसार मीड ने अपने विश्लेषण में सामाजिक संरचना, शक्ति, सत्ता आदि की भूमिका की उपेक्षा की है। उन्होंने व्यक्ति के क्रियाओं के विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठ पक्षों की आवश्यकता पर ही जोर दिया। व्यक्तिनिष्ठ पक्ष कौन से? भी व्यक्ति का स्व, उसका आत्म, कैसे वो अंतः क्रिया करता है, किस तरह से व्यवहार करता है, इन चीज़ों पर बल दिया है। जबकि उन्होंने जो शक्ति, सत्ता, संरचना आदि इन शब्दों को पूरी तरह से इनकी अवहेलना की है, उपेक्षा की है। मात्र शब्दों का जाल। आलोचकों ने मीड के विश्लेषण को मात्र शब्दों का जाल भी कहा है। भी उन्होंने मनोवैज्ञानिक शब्द जैसे स्व, आत्म, अंतः क्रिया आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अपने विश्लेषण को जानबूझकर जटिल बना दिया। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मीड के सिद्धांत पर विभिन्न विद्वानों ने प्रश्न उठाए हैं, परंतु उनकी आलोचना व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत के महत्व कम न कर पाई। आपने जो स्व को आधार मानकर उसका प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया से विकास की जो प्रक्रिया बताई, वह न केवल समाजशास्त्र बल्कि मनोविज्ञान व दर्शन शास्त्र को एक उनकी अनुपम देन है, और ये इसकी इस अनुपम देन के लिए सर्वदा ऋणी रहेंगे। अब इससे संबंधित सेल्फ असेसमेंट आपको करना है। भी क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं? अंतःक्रिया क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन। स्व क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, 16 नंबर का आ सकता है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की अवधारणा को समझाइए, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।